सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज मैं लेके आई हूँ लास्ट 50 डेज़ की स्ट्रैटेजी। आपको पता है जब एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ था तब भी मैंने बोला था कि भाई एक एक दिन का प्रॉपर टाइम बना के, प्लानिंग बना के, टाइम टेबल बना के आपको फॉलो करना होगा, नहीं तो ये 20-25 दिन कैसे निकल गए होंगे आप लोगों को भी पता होगा। अभी भी टाइम है, अभी भी अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को 50 दिन की स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लिया अच्छे से। देखो, मैंने हमेशा बोलती हूँ अपने मेंटोरशिप प्रोग्राम में भी कि ये जो विश्वास शब्द है ना, बहुत बड़ा मतलब रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। अगर आपने मुझ पर विश्वास किया, आपने मुझ पर विश्वास किया और 50 दिन को जिस तरीके से मैं बताऊंगी उसी तरीके से, या फिर आप किसी की भी वीडियो देख रहे हो उसको आप अच्छे से अपने जीवन में उतार लो, एक्शन लो। मतलब ये नहीं है कि आपने वीडियो देख ली और लिख भी लिया कहीं पे साइड में, बट उस पर आप अमल नहीं कर रहे हो, उस पर आप काम नहीं कर रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो, तो फिर कोई मतलब नहीं है। अगर आप वीडियो देख रहे हो अच्छे से, और मैं ये अच्छे से आश्वासन देना चाहती हूँ कि अगर अच्छे से आपने समझ लिया, ठीक है, उसको आप नोट डाउन कर लो, अपने हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हो। ये मैं अपने तरीके से आपको बता रही हूँ। एक चीज़ और कि ये जो वीडियो है ये ऐसे बच्चों के लिए है जो अभी मतलब ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे फिर से शुरुआत करनी है, लास्ट के 50 दिन में नहीं समझ आ रहा है कि कैसे रिवीजन करें, कैसे विजन करें और क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होनी चाहिए, उनके लिए है। जो मेरे मेंटोरशिप वाले बच्चे हैं वो इसको फॉलो ना करें, क्योंकि वो मैं अपने तरीके से करवा रही हूँ, रिवीजन वीजन सारी चीज़ें, और आपकी बहुत सारी यूनिट्स कंप्लीट भी हो चुकी हैं, तो वो इनको फॉलो ना करें। लेकिन अगर किसी को लग रहा है कि ये अच्छी लग रही स्ट्रैटेजी तो आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन टारगेट तो आपको वही वाला कंप्लीट करना पड़ेगा। सो स्टार्ट करते हैं एक ट्रस्ट के साथ, एक होप के साथ, इस होप के साथ कि बहुत कुछ अच्छा होगा। बोलते हैं ना कि कर्म करो फल की चिंता ना करो, तो बस आपको इस 50 दिन में अपना बेस्ट देना है, कर्म करना है, बाकी ऊपर वाला देख लेगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने क्या क्या सोचा है पहले मैं वो बताती हूँ, क्या क्या करना है। 50 दिन है, आज को मिला के आपके पास 50 डेज़ है, ओके। 50 डेज़ को मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड करा है। 30 डेज़, ठीक है, पहले 30 डेज़ होंगे, फिर उसके बाद 15 डेज़ और फिर उसके बाद 5 डेज़। लास्ट के 5 डेज़ सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन के लिए रखने हैं, कोई डाउट ही नहीं है। रिवीजन, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड ओनली प्रैक्टिस, ठीक है। लास्ट के 5 डेज़, 30 डेज़ में आपको क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करना चाहिए, फिर उसके 15 दिन में कैसे कैसे चीज़ें होनी चाहिए, वो चीज़ें मैं लेके आई हूँ। आई थिंक इतने डिटेल में कोई नहीं बताएगा। और सबसे ज़्यादा इस लोग बता देते हैं कि सिर्फ पढ़ना पढ़ना पढ़ना, मैं बताऊँगी कि विजन के अलावा, विजन बोलूँगी तो आप समझ आना कि कोई चीज़ आप पहली बार पढ़ रहे हो, या फिर आपको लग रहा है कि ठीक है मेरे को यूनिट 1 पढ़ना है अच्छे से, नहीं अभी हो पाया है मुझे, तो मैं उसको विजन बोलूँगी, ठीक है। तो मैं एक टेक्निक बताऊँगी, VRPM टेक्निक, यानी कि अभी जब MPPSC में 50 दिन की स्ट्रैटेजी बताएंगे उसमें मैंने VRPM पूरा इंक्लूड किया है, एक फुल पैकेज होगा ये स्ट्रैटेजी का, ठीक है। वी मतलब क्या हो गया, सबसे पहले हमको विजन करना है कि आप मान लो यूनिट 1 का या फिर यूनिट 2 का, 3 का, किसी भी यूनिट का टेस्ट दे रहे हो, उसमें आपके 10 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन सही हो रहा है या 3 क्वेश्चन सही हो रहा है, तो नो डाउट कि आपको उसको प्रॉपर पढ़ने की ज़रूरत है। पढ़ना इन द सेंस कि पहली बार आप पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, ताकि आप कम से कम 7-8 पाने लायक या 6 और या 5 क्वेश्चन सही करने लायक हो जाओ, तो इसको हम बोलेंगे विजन। सेकेंड, आपको पूरे 10 घंटे या 11 घंटे का जो आप टाइम डिसाइड करोगे कि एक दिन में हमको इतना पढ़ना है, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, डेली का डेली रिवीजन। वी यानी विजन, आर यानी रिवीजन, फिर पी से क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस। तो अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया लेकिन आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी है, तो यकीन मानो कि सब पढ़ा हुआ धरा का धरा रह जाएगा। क्योंकि आपने जो पढ़ा है उसको अप्लाई करो एज ए क्वेश्चन, आप उस लॉजिक का यूज करो कि हमने इस फैक्ट को पढ़ा है, अगर इससे घुमा फिरा के या इनडायरेक्टली कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको कैसे टैकल करोगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस उसके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड फोर्थ एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट आपको लगाना चाहिए। और जैसे बहुत लोग पूछते हैं कि मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं, कैसे लगाएं, तो टेक्स्ट बुक की आप लगा सकते हो, ठीक है। मैंने भी सोचा था, बट इतना टाइम लग रहा है एक टेस्ट बनाने में, मेंटोरशिप वाले बच्चों के लिए मैं ही बनाती हूँ 100 क्वेश्चन का, तो बहुत टाइम, मेरे को लगभग 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। तो मैंने फिर बोला कि नहीं, अभी मैं मॉक टेस्ट लॉन्च नहीं कर सकती क्योंकि मुझे भी पढ़ना है। तो आप टेक्स्ट बुक का लगा सकते हो या फिर कोई भी आपको जो अच्छी लगे, लेकिन मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट के लिए मैं अलग से वीडियो फिर से बना दूँगी कि कितने दिन में लगाएं, कैसे लगाएं, क्या तरीका होता है लगाने का, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं बता दूँगी। अब आपको एटलीस्ट 10 घंटे डिसाइड करना पड़ेगा कि एटलीस्ट 10 घंटे आपको देना चाहिए। अगर कोई हाउस मेकर्स हैं या फिर कोई जॉब कर रहा है कोई, है ना, ऑफिस वर्कर है, तो उनको सुबह या तो आप मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग उठ जाओ और थोड़ा सा टाइम निकालो, या फिर इवनिंग में, रात में आप थोड़ा सा अलग से टाइम निकालना पड़ेगा आपको, है ना। अगर आयोग के लिए तो इक्वालिटी है ना, सारे लोग तो इक्वल है ना, तो उनको नहीं समझ आ रहा है कि भैया सामने वाला बच्चा हाउस मेकर्स हैं, मतलब हाउस वाइफ हैं, या फिर जॉब वाले भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए सारे लोग समान हैं। तो हमको अगर भीड़ में से अलग निकलना है, हमको घर का काम भी देखना है, तो थोड़ा सा टाइम तो मैनेज करना पड़ेगा आपको। अब कैसे मैनेज करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप प्रॉपर एटलीस्ट ये मान के चलो कि 9 से 10 घंटे तो कम से कम देना ही देना है एवरेज, लास्ट के 50 डेज़। 6 दिन आप अच्छे से पढ़ो, एक आध दिन का आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन एक दिन थोड़ा थोड़ा रेस्ट करते करते आप 24 घंटे होते हैं। मैं 50% में नहीं बोल रही, 12 घंटे में नहीं बोल रही, मैं 10 घंटे बोल रही हूँ, निकालना पड़ेगा आपको। अब इस पूरे 10 घंटे को आपको डिवाइड करना है। पहले हमने डिवाइड किया 30 डेज़, 15 डेज़ एंड 5 डेज़। फिर पूरे एक दिन के 10 घंटे को मैं डिवाइड करना चाहूँगी। उस 10 घंटे में कम से कम 7 घंटे या फिर 6.5 घंटे आपको विजन में लगाने हैं, ठीक है।
1.5 घंटे या 2 घंटे आपको रिवीजन में लगाने हैं और 1 से 1.5 घंटे मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस में लगानी है, ठीक है। सिर्फ आपको पढ़ते ही नहीं जाना है, अगर उसका रिवीजन नहीं करा तो आप यकीन मानो कि कुछ नहीं कर पाओगे। लोग बोलते हैं कि मेरा हर बार नहीं हो पा रहा है या फिर कुछ क्वेश्चन से रह जा रहा है। सबसे बड़ा रीज़न आई थिंक कि पहली बात तो आप सोर्स स्विच कर रहे हो, कभी ये सोर्स से पढ़ रहे हो, कभी वो सोर्स से। जिस सोर्स पे आप मतलब अटके हो उसी पे लटके रहो, उसी को बार बार पढ़ो, वही आपका बेड़ा पार करने वाला है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको रिवीजन बहुत बार करना है। जैसे यूनिट 10 में, अब यूनिट 10 में जैसे मैंने 3 वीडियोज़ बनाई हैं छोटी छोटी करके, ठीक है। उनको आप देखोगे, मैंने उपजातियों से रिलेटेड वीडियो बनाया है, डांस फॉर्म से जितनी भी जनजातियाँ हैं जो इंपॉर्टेंट वाली हैं, और गीत से, ठीक है, और एक संवैधानिक प्रावधान सॉरी, जितने भी आर्टिकल्स हैं आप उनको देख लोगे, आपको कभी नहीं भूलेगा। पर वही है ना कि लोग विश्वास नहीं करते कि यार क्या ही है, क्या ही पढ़ाई होंगी, इससे अच्छा तो हम कौटिल्य में जाके 2 लाख रुपए खर्च करके शायद वो ज़्यादा अच्छा पढ़ा लें। तो आप वही है, अगर विश्वास करोगे ना किसी भी एक गुरु पे, किसी भी एक को आप मान के अगर चलोगे, फॉलो करोगे चीज़ों के, तो बहुत कुछ छोटी छोटी जगहों से आपको बहुत कुछ मिल पाएगा, है ना। तो फिर उसके बाद देखो आपको करना क्या है कि आज है 4, आज से ही मैं बना रही हूँ, क्योंकि आज से 22 जून तक मिला के 50 डेज हैं आपके पास, ठीक है। जो पहले 30 दिन है उसमें आपको कोशिश क्या करनी है कि जितना ज़्यादा आप खींच पाओ, जितना ज़्यादा आप अपनी लिमिटेशंस को पुश कर सको, जितना ज़्यादा आप अपनी लिमिट से ज़्यादा पैर को पसार पाओ, जितना ज़्यादा आप अपने आप को हार्ड वर्क की ओर ले जा पाओ। स्मार्ट वर्क अपनी जगह है, वो हम बताएंगे, लेकिन अभी आपको क्या करना है कि इन 30 दिनों में एटलीस्ट आपका पूरा सिलेबस खत्म होना चाहिए। फिर जो बचेगा वो हम अगले 15 दिन में करेंगे, लेकिन आपका टारगेट ये होना चाहिए कि भाई 30 दिन में सब कुछ खत्म करना है। एटलीस्ट एक बार नज़र के सामने से गुजरे और साथ में उसका रिवीजन भी होता चले। तो जो मैं बता रही हूँ आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के 15 दिन, जैसे मान लो अभी से आपने स्टार्ट किया और आज से 15 दिन तक, ठीक है। जो पहला फेज होगा वो लगभग टोटल 30 डेज का होगा, वो 4 से 3 जून तक, ठीक है। 4 मई से यानी आज से 3 जून तक होगा। अब इनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 15 एंड 15। फर्स्ट 15 डेज में आपको यूनिट 3 एंड यूनिट 4 यानी ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, एमपी की ज्योग्राफी, दोनों को साथ में लेके चलना है। एग्जाम्पल, जैसे आपने सबसे पहले आपने भारत की ज्योग्राफी पढ़ी, उसमें आपने भारत के पर्वत, पठार, अब जैसे पठार पढ़ रहे हो तो मालवा का पठार पढ़ रहे हो। मालवा पठार अपने इंडिया में भी, सॉरी मध्य प्रदेश में ही है। बुंदेलखंड का पठार अब इंडिया लेवल पे भी पढ़ोगे, मध्य प्रदेश में भी है। तो जब आप इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ोगे, पर्वत, पठार, नदियाँ, झीलें, तो फिर उसी टाइम आप 1-1.5 घंटे ज्योग्राफी पढ़ो। 1.5 घंटे से ज़्यादा पर डे नहीं देना है, हो जाएगी। ज्योग्राफी ज़्यादा नहीं है, आराम से आप कर सकते हो, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी हट गई है, ठीक है। ज्योग्राफी करो और साथ में तुरंत 1-1.5 घंटे के लिए एमपी की ज्योग्राफी। एमपी का ज्योग्राफी इतना अच्छा और स्कोरिंग है कि अगर आप अच्छे से 1.5 घंटे 15 दिन पढ़ लिए एक ही बुक को, बार बार कर लिए, उसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लिए, तो आप आराम से 10 में से 9 या 8 आराम से लाओगे। बहुत कम पढ़ के बहुत अच्छा एमपी की ज्योग्राफी में स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप 1.5 और 1.5 यानी कि यूनिट 3 और यूनिट 4 को 15 दिन में आप आराम से 1.5 घंटे देके कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद 3 घंटे हो गए विजन के लिए या पहली बार पढ़ने के लिए मैंने 6.5 घंटे आपको दिए हैं। उसके बाद आपको यूनिट 6 पढ़ना है अभी से। देखो यूनिट 6 ना बहुत ज़्यादा ऐसा है कि लोगों को समझ नहीं आ रही कि कौन से डाटा रटें, कौन से डाटा आंकड़ों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। 20-21 का, 23 में एग्जाम हुआ है, 20-21 का पूछ लिया गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से जिले, मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा गरीबी में सुधार देखा गया। उसका आंसर था अलीराजपुर। कुछ भी पूछा जा सकता है, आपके कहीं से भी आंकड़े उठा के पूछे जा सकते हैं कि जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र में 2011-12 में कितना योगदान था प्राथमिक क्षेत्र का, या फिर उसमें से 2011-12 में इतना था तो कितने प्रतिशत वृद्धि हो गया, अभी 23 में कितना योगदान हो रहा है। तो कुछ भी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो यूनिट 6 को 2 घंटे कम से कम आपको देना पड़ेगा, क्योंकि बार बार रिकॉल करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार रिविजन करना पड़ेगा ना यूनिट 6 में। फिर उसके बाद आपको 1.5 घंटे किस में देना है, 1.5 घंटे आपको देना है यूनिट 7 में। तो यूनिट 7 भी अगर आप 15 दिन भी अच्छे से पढ़ लिए 1.5 घंटे, तो आराम से कंप्लीट कर लोगे। उसके लिए देखो ल्यूसेंट की बेसिक साइंस आपको आनी चाहिए कि विटामिन्स वगैरह क्या होता है, रासायनिक जो फॉर्मूले वगैरह होते हैं, ठीक है। फिजिक्स के जो बेसिक फंडामेंटल जो सिद्धांत होते हैं वो आपको थोड़े बहुत आने चाहिए। और स्पेशली बायो में, जैसे कि जो मानव शरीर संरचना है, जितने भी जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ठीक है, और जितना भी 8 प्रकार के जो सिस्टम्स होते हैं बॉडी के, वो आपको अच्छे से रटे होने चाहिए। एक एक टॉपिक आप उठाओ सिलेबस के और 1.5 घंटे आप दे के 15 दिन में निपटा दो यूनिट 7। कहाँ से पढ़ें, तो आप निर्माण से पढ़ सकते हो, या फिर मैं बोलूँगी आप परीक्षा दान, क्योंकि उसमें अपडेटेड दिया है, ठीक है। सिक्का सेलेनियम वगैरह सारी चीज़ें अपडेटेड दी हुई हैं। तो 15 दिन में आपका टारगेट होना चाहिए। 3 और 4 को तो बिल्कुल निपटा दो, खत्म कर दो, ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर डालो एकदम से। ये 2 यूनिट तो आपके कंप्लीट हो जाना चाहिए। साथ में यूनिट 7 अच्छे से हो जाना चाहिए। और यूनिट 6 इन 15 दिनों में आप 30 घंटे दोगे, यानी कि 2-2 घंटे डेली, तो आपका ऑलमोस्ट 70% यूनिट 6 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। साथ में करंट अफेयर्स को आप खाना खाते टाइम आधा घंटे देख लिए यूट्यूब से, और आधे घंटे अलग से आप बुक वगैरह से दे सकते हो। करंट अफेयर्स आपको एक ऐसा पोर्शन है जो कि किसी भी टाइम आप सोने से पहले, या फिर आप कहीं आना जाना चल रहा है, ट्रैवलिंग पीरियड है, उस टाइम पे भी करंट अफेयर्स को आप कर सकते हो, ठीक है। आता है सेकेंड नेक्स्ट 15 डेज। अब इसमें क्या करना है कि आपको 2 घंटे जो रिवीजन के लिए देने हैं, वो किसको किसको रिवीजन करना है। एक तो यूनिट 3 का, यूनिट 2 का थोड़ा थोड़ा करके रिवीजन करते चलें, और यूनिट 7 का रिवीजन करते चलें, ठीक है। इन 2 घंटों में डेली, जो नेक्स्ट 15 दिन आएंगे, ठीक है, डेली। साथ में आपको जो 6 साढ़े 6 नए घंटे मिले हैं विजन के लिए, उसमें आपको कौन कौन सी यूनिट, फर्स्ट यूनिट पढ़नी है, ठीक है।
सेकंड यूनिट यानी कि जो मध्य प्रदेश का पूरा इतिहास, संस्कृति, साहित्य, और सेकंड यूनिट में जो पढ़ोगे तो बहुत सारे कॉमन टॉपिक यूनिट 10 में मिल जाएंगे। तो सेकंड, जैसे मैंने यहाँ पे यूनिट 3 और यूनिट 4 इंडियन ज्योग्राफी और एमपी ज्योग्राफी को साथ में चलाया था फर्स्ट 15 डेज में। सेकंड 15 डेज में यूनिट 2 और यूनिट 10 जनजातियों से संबंधित और जो लोक कलाएं हैं, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है ना, तो वो आपको साथ में लेके चलना है। साथ में फर्स्ट यूनिट लेके चलना है और साथ में पॉलिटी लेके चलना है। थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा, या फिर आप पॉलिटी को छोड़ भी सकते हैं। लास्ट के जो अभी 20 दिन बचेंगे उसमें भी हम पॉलिटी को कर सकते हैं। एक यूनिट अगर आप छोड़ना चाहो कोई तो एक छोड़ सकते हो, ठीक है, पॉलिटी हो जाएगी आराम से। तो आप यूनिट फर्स्ट, सेकंड और 10th को कर सकते हो। साथ में करंट अफेयर्स करना पड़ेगा और साथ में रिवीजन करना पड़ेगा। 10 घंटे आपको मैंने बताया है कि 6 घंटे कम से कम 2 घंटे पर यूनिट को दीजिए डेली 15 दिन। 2 घंटे रिवीजन को और 2 घंटे मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस को, या फिर 1 से 1.5 घंटे भी कर सकते हैं। टाइम थोड़ा अपने हिसाब से आप ऊपर नीचे मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर 30 दिन हो गए हमारे। अब आते हैं नेक्स्ट 15 दिन। नेक्स्ट 15 दिन 4 जून से 18 जून आया हमारे पास। अब इसमें क्या करना है, इसमें हमको और ज़्यादा अपने सिलेबस को समेटना है, ठीक है। अब समेटेंगे कैसे हम कि सबसे पहले रिवीजन थर्ड टाइम करेंगे यूनिट 3 का, यूनिट 4 का, यूनिट 7 का। फिर हमको रिवीजन करना है यूनिट 2 का और यूनिट 10 का, ठीक है। इनका हमको रिवीजन करते जाना है। अब 15 दिन में रिवीजन की टाइमिंग 2 घंटे से बढ़ा के 5 घंटे हमको रिवीजन करने हैं। जो जो यूनिट्स हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं अपने हिसाब से करते जाओ, है ना, डेली। क्योंकि अगर हमने किसी चीज़ को पढ़ने में, मान लो किसी टॉपिक को पढ़ने में मैंने 2 घंटे लगाए, तो रिवीजन में आधे घंटे या 40 मिनट लगने चाहिए, है ना। तो अगर आपने पहले जितने घंटे दिए थे उसका 1/4 टाइम लगेगा आपको रिवीजन में। तो कम से कम 5 से 6 यूनिट डेली 5-5 घंटे आप रिवीजन में लगाओ। नेक्स्ट 3 घंटे जो बचेंगे, 5 घंटे में से 3 घंटे आप ऐसे यूनिट को लगाओ जहाँ पे, या फिर ऐसे टॉपिक्स को जहाँ पे लग रहा है कि नहीं ये यूनिट अभी कंप्लीट नहीं हुई है। जैसे मान लो यूनिट 5 आपकी पॉलिटी कंप्लीट हुई है, तो 3-3 घंटे डेली दोगे, 15 दिन तो बहुत ही आराम से कंप्लीट होगा। उसका ऑब्जेक्टिव भी लगा दोगे आप, और बाकी 1 घंटे आपको टेस्ट में लगाना है, ठीक है, मॉक टेस्ट में। लास्ट के 4 दिन बचेंगे, वो आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। मुझे पता है कि उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पैनिक फील होगा, आपको घबराहट होगी, लगेगा कि कुछ नहीं पड़ा। और सभी के साथ होता है कि लगता है यार अभी ये बचा, अभी वो बचा, है ना, ऐसा ऐसी ऐसी चीज़ें बची हैं, कैसे होगा। तो उन 4 दिनों में आपको क्या करना है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अभी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो लेके आऊँगी, उनको आपको खंगाल लेना है। जैसे जनगणना हो गया, जनजातियाँ हो गई, मतलब बहुत सारी नदियाँ हो गई। तो आपको सिर्फ ऊपर ऊपर सारी चीज़ें देख लेनी है आंखों के सामने से। पूरे सिलेबस को आपको 4 दिनों में गुजारना है और कम से कम 6 से 7 मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं इन 4 दिनों में, ठीक है। और 23 को जाके अच्छे से जाइए और एग्जाम देके आइए। आई होप कि बहुत ही कम टाइम में मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। मैंने मिनिमम 10 घंटे का बताया है। अगर आप और ज़्यादा टाइम दे पा रहे हो, 11 घंटे 12 घंटे, तो आप दे सकते हैं। और आई थिंक कि टाइम देना बहुत मस्ट है ना। अगर आपने टाइम नहीं दिया, स्मार्ट वर्क क्या होता है कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ज़्यादा अच्छे से पकड़ के रखें, उनको छूटे ना, मतलब वो थोड़ा सा डीप में पढ़े होने चाहिए। वो क्वेश्चन, उन फैक्ट्स को हम छोड़ के ना जाएं, ये होता है स्मार्ट वर्क। लेकिन हार्ड वर्क का मतलब ये होता है कि एटलीस्ट पूरे सिलेबस पे पकड़ बना के रखें, कि अगर किसी भी सिलेबस से भले ही वो 3-4 साल से नहीं आया है, बट उससे कोई बेसिक क्वेश्चन इस साल आ गया तो वो छूटे ना हमसे, है ना। क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं ना, लगभग 60 से 70, वो सब मोस्टली लोग सही करते हैं। अगर हम वो गलत कर दिए तो फिर हम बाहर हो जाएंगे। और हम गलती क्या करते हैं कि छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, जो बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, वो आ जाते हैं, हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। उस एक क्वेश्चन के पीछे हम इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ने लगते हैं, उसके पीछे बाकी जो 70 क्वेश्चन हम उनको छोड़ देते हैं। तो वो गलती नहीं करनी है। आई होप कि ये वीडियो आपको प्रैक्टिकल लगी हो, आइडियल ना लगा हो कि हम उसको फॉलो ही ना कर पाए। मैंने सारी चीज़ें बहुत ही प्रैक्टिकली सोच के बनाई है। इस वीडियो में स्ट्रैटेजी बताई है। आई होप कि हेल्पफुल लगे। अगर हेल्पफुल लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।